मैया के लकड़ मगर पापा के पैरों का मेरा सप्रेम नमस्कार। आज हम लोग करने वाले एक नई चैप्टर की शुरुआत। नया दिन नया चैप्टर यानी प्लांट किंगडम। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बहुत सारी बेसिक बातें देखी थी प्लांट किंगडम के बारे में एक पैराग्राफ के रूप में, और बहुत सारे टर्म्स अपन ने पढ़े थे। आज उन्हीं टर्म्स के एप्लीकेशन पे सबसे पहला चैप्टर जो होगा वो होगा प्लांट किंगडम। ठीक है ना जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपनी बायोलॉजी क्लास 11 बुक का ये तीसरा चैप्टर होने के नाते अपन इसको जो रहेगा, ये अपने जो सीरीज है उसका ये दूसरा चैप्टर रहेगा। ठीक है ना जी। चलिए, तो जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम का जो पहला पार्ट है उसमें उन्होंने सिर्फ इतना ही दिया है कि आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, ये तीन तरह के क्लासिफिकेशन दिए। लेकिन हम लोग आज के लेक्चर में ये तो देखेंगे साथ ही साथ एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नाम का एक टर्म आता है जो पिछले चैप्टर के एक प्लांट किंगडम के पैराग्राफ में, सॉरी, प्लांट किंगडम की पैराग्राफ में अपने को दिखा था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो प्लांट किंगडम वाला पैराग्राफ था छोटा सा, उसमें एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बस एक 3 शब्द दिखे थे। आज उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम आपको, जो कल अगर आप लोग सीरीज में देख रहे हैं लेक्चर तो आपको कल के लेक्चर में ये दिखा होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की अगर बात करें तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसके 3 प्रकार है: आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। तो आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक का कैसा है तो पहले देखते हैं आर्टिफिशियल। सबसे पहले जमाने में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो लिनस ने निकाला था। अपन ने चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सबसे पहले ही लेक्चर में देखा था कि लिनस ने प्लांट और एनिमल बस 2 ही क्लासिफाई किए थे। अब फिर से लिनस एक गलत तरह का क्लासिफिकेशन लेके आ गए। उनको लगता था कि क्लासिफिकेशन सही होगा, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकली जो आज अपन उसके बारे में देखने वाले हैं, और उसको करेक्शन क्या क्या हुए वो देखेंगे। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था वो लिनस द्वारा दिया गया था। ये जो था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड था। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होना यानी बाहरी मतलब बाहरी चीजों पे बेस्ड होना, जैसे कि प्लांट, पत्ते कितने, फूल पे स्टेमन कितने, स्टाइल कितनी, स्टिग्मा कितने, पिस्टिल कितने, वो सब बायोलोब्ड है। या फिर उसके बायोलोब तो वैसे बायोलोब रहती है, सॉरी, डायथीकस है, पॉलीथीकस है, ट्राइथीकस है, टेट्राथी, वो सब है ना। ये सब चीजों के बारे में ये सब जो था ये आर्टिफिशियल सिस्टम में था कि इसमें जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको इक्वल वेटेज दी गई थी वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के कंपैरिजन में। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज दी गई थी इन कंपैरिजन टू वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन एवोल्यूशनरी फीचर यानी इसमें एवोल्यूशन का कोई भी संबंध नहीं लिया गया। इसमें एवोल्यूशन का कोई भी संबंध नहीं लिया गया के बेसिस पर जिसके के बेसिस पे थे। ठीक है ना जी। जैसे कि नंबर ऑफ एंड्रोशियम, नंबर ऑफ स्टेमन, नंबर ऑफ स्टिग्मा, नंबर ऑफ स्टाइल, है ना जी। तो इसमें कैसा था, ये नॉन एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड था, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ज्यादा आधारित होती है चीजें। जब नॉन एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आधारित रहना यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आधारित रहना, जैसे नंबर ऑफ एंड्रोशियम, नंबर ऑफ स्टेमन, नंबर ऑफ स्टाइल, नंबर ऑफ स्टिग्मा, इसके ऊपर, है ना। अगला आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम और हुकर ने दी थी। साइंटिस्ट का नाम याद रखिए, किसने क्या दिया था। जो आर्टिफिशियल था वो लिनस ने दिया था, और जो अपना नेचुरल है वो अपना बेंथम एंड हुकर ने दिया था। इट वॉज बेस्ड ऑन मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फिर इसके बाद आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है ना जी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी मतलब अंदरूनी शक्ति, जैसे जाइलम, फ्लोएम, फिर उसके बाद इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये सब अपने को चैप्टर एनाटॉमी एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में दिखेंगे। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स। एम्ब्रियोलॉजी यानी एम्ब्रियो के प्रोसेस, जो एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस, और फिर एम्ब्रियो के आगे एक नए जीव में डेवलपमेंट होने के स्टडी को अपन एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। फाइटोकेमिस्ट्री यानी प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट के संबंधित जो भी केमिस्ट्री रहती है उसको अपन फाइटोकेमिस्ट्री कहते हैं। इन सब पे बेस्ड जो था वो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। यहाँ पे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी अदर देन द वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यानी आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ अपन एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी के ऊपर ज्यादा अपन स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है ना। तो अपन इस नाते अपने को सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स से ज्यादा अपने को उस पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे, ऐसे क्लासिफिकेशन जो था, एज इन किसी साइंटिस्ट ने नहीं दिया था। ये बहुत ही एक एवोल्यूशनरी स्टडी थी। मतलब जैसे जैसे इसकी टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई वैसे वैसे स्टडी के ऊपर अपन ज्यादा एडवांसमेंट इस स्टडी में होती गई। ये जो था एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और एंसेस्टर पे बेस्ड था। ये जो था आपके एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज और एंसेस्ट्रीज पे बेस्ड था, यानी इस प्लांट की एवोल्यूशनरी किससे हुई, ये आपके
एक्वेटिक प्लांट से एवोल्यूशन होके प्लांट बना है, इसके एंसेस्टर्स कौन थे, समझो एक अमुक अमुक प्लांट जो है पहले जमाने में इसके जो एंसेस्टर थे वो पानी में पाए जाते थे, अब उसकी प्लांट की कैसी उसकी एवोल्यूशन होते होते वो जमीन पे पाए जाने लग गए, आगे वो एवोल्यूशनरी होते होते वो डेजर्ट में पाए जाने लग गए। तो ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और एंसेस्टरी के बेस था। टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी जो था न्यूमेरिकल, साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी। फाइलोजेनेटिक के अंदर 3 प्रकार की टेक्सोनॉमी रहती है, न्यूमेरिकल, साइटो और कीमो। न्यूमेरिकल, साइटो और कीमो, न्यूमेरिकल, साइटो, कीमो। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो थी वो नंबर पे, कोड्स पे, कंप्यूटर पे, इन पे बेस्ड थी। यानी जो नंबर हो गए, कोड्स हो गए या कंप्यूटरी जो भाषा हो गई, कोडिंग हो गई, इन सब के ऊपर जो कंप्यूटरी डाटा था, जो आपका कंप्यूटरी डाटा था उसके ऊपर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होगी। साइटो टैक्सोनॉमी, आप साइटो शब्द से आप पता कर सकते हैं, साइटो यानी क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, उसके क्रोमोसोम के नंबर और क्रोमोसोम्स के बिहेवियर पे बेस्ड जो थी वो साइटो टैक्सोनॉमी हो गई। कीमो टैक्सोनॉमी या केमिकल टैक्सोनॉमी जो थी, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बेस पे जो टैक्सोनॉमी थी वो टैक्सोनॉमी थी। तो फाइटो टैक्सोनॉमी के 3 भाग हुए, आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी और कीमो टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी यानी आपके जो नंबर से आपके कोड नंबर्स आपके इन पे इस पे आधारित हो कंप्यूटरी भाषा पे। फिर उसके बाद साइटोटैक्सोनॉमी जो आपके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, नंबर, बिहेवियर इस पे आधारित हो, वो आपकी साइटोटैक्सोनॉमी हो गई। और जो केमिकल टैक्सोनॉमी वो किस पे आधारित थी, वो आपके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, इस प्लांट के अंदर के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पे आधारित जो टैक्सोन आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको अपन केमिकल टैक्सोनॉमी में रखते थे। तो ये होगा फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी का 3 भाग। अपन ने अब तक ये पूरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देख लिया, जिसमें अपन जो हाल में जो चल रहा है वो अपन फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इसकी तरफ, दैट इज अबाउट द लाइफ साइकिल्स, और उसके लाइफ साइकिल्स के जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके इस पे। ठीक है ना जी। चलिए अगले इस पे देखते हैं कि भैया समझिए लाइफ साइकिल देखनी है हम लोगों को। तो लाइफ साइकिल के ना 2 टर्मिनोलॉजीज रहती है, एक थैलोफाइट और एक एम्ब्रियोफाइट। तो जो आपके मेल और फीमेल आपके जो गमीट्स रहते हैं, जब वो फर्टिलाइज होते हैं तो एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं 2n का। हैप्लॉयड मेल, हैप्लॉयड फीमेल गमीट फर्टिलाइज होकर सिंगैमी करके फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी द्वारा जाइगोट बनाते हैं 2n। वह जाइगोट जो अगर आपका माइटोसिस के अंदर गया तो एक एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो से फिर वो नया प्लांट बनाता है। इस मार्ग से चलने वाले प्लांटों को अपन इसको कहते हैं अपन एम्ब्रियोफाइटा। लेकिन अगर जाइगोट ने मायोसिस किया और एक नया प्लांट डायरेक्टली बना लिया, उसमें कोई एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, न्यूबॉर्न प्लांट हुआ ही नहीं, तो उसको थैलोफाइट कहते हैं। तो इसका अपन देखते हैं इस टर्म की डेफिनेशन क्या हैगा कि thallophytes are the type of plant where the zygote develops into a new plant through meiosis. Thallophytes are the type of plant where the zygote develops into a new plant through meiosis. ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्टली जाइगोट जो होता है मायोसिस के द्वारा एक नए प्लांट में तब्दील हो जाता है, डायरेक्टली तब्दील होता है, कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन इसमें नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एल्गी वाले पार्ट में डिवीजन में पाया जाता है। अगर अपने एम्ब्रियोफाइट्स की बात करें या एम्ब्रियोफाइटा की बात करें, तो एम्ब्रियोफाइटा आर दोज प्लांट्स वेयर जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो थ्रू माइटोसिस एंड देन डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। जो जाइगोट है, डिप्लॉयड है, इक्वेशनल डिवीजन से एक एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बन के फिर वो एक नए प्लांट में बनेगा। इसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी, माइटोसिस होगा, जिसमें माइटोसिस नहीं होता नंबर 1, जिसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती नंबर 2, जिसमें मायोसिस होता नंबर 3, उसको अपन कहते हैं थैलोफाइट। लेकिन नंबर 1 जिसमें मायोसिस नहीं होता है, माइटोसिस होता है, नंबर 2 जिसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, नंबर 2 उसको अपन अपना एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। तो ये बातें जरूर 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 अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि थैलोफाइट और एम्ब्रियोफाइट के बीच का अंतर क्या है। कि थैलोफाइट में मायोसिस होता है और एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है, वेराज एम्ब्रियोफाइट में माइटोसिस होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है और आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। मेरा इस वर्ड इक्वेशनल डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन पे इसलिए स्ट्रेस देना जरूरी है क्योंकि क्या हो रहा है आजकल, ये डायरेक्टली माइटोसिस मियोसिस नहीं देंगे, ये इक्वेशनल डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन इस तरह से आपको कह सकते। तो इक्वेशनल डिवीजन यानी माइटोसिस और रिडक्शनल डिवीजन यानी मायोसिस। ठीक है ना जी। सिर्फ एल्गी है थैलोफाइट्स के अंदर, जिसके अंदर आपका थैलोफाइट्स के अंदर, जिनके अंदर थैलोफाइट्स का सिर्फ एक ही ग्रुप है जो है एल्गी, और एम्ब्रियोफाइट्स का जो एक जो ग्रुप है वो है ब्रायोफाइट, पेट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये सब के सब आपके
एम्ब्रियोफाइट आता है, इनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, लेकिन अलगी में कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती है। चलिए अगले देखते हैं अपन अल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल, जो हमको बताना था। अल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल के बारे में बताते हैं हम आपको। हाँ, तो अल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल का कैसा है देखिए। एक मेल और एक फीमेल प्लांट है जो गमीटोफाइट फेज में हैप्लॉइड हैप्लॉइड है। गमीटोफाइट जो मेल रहेगा, मेल गमीटोफाइट वो हैप्लॉइड रहेगा, गमीटोफाइट जो फीमेल रहेगा वो भी हैप्लॉइड रहेगा। जब ये गमीट्स प्रोड्यूस करेंगे तो ये मेल गमीट बनाएगा हैप्लॉइड गमीट, जो फीमेल गमीटोफाइट जो फीमेल गमीट बनाएगा वो भी रहेगा हैप्लॉइड। मेल गमीटोफाइट जो आपका मेल गमीट बनाएगा वो रहेगा हैप्लॉइड, फीमेल गमीटोफाइट जो फीमेल गमीट बनाएगा वो भी रहेगा हैप्लॉइड। इनके बीच में जो फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन सिंगैमी द्वारा एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। इनके बीच में फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी द्वारा एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। डिप्लॉइड जाइगोट जो बनता है वो आपके एम्ब्रियोजेनेसिस, वो डिप्लॉइड जाइगोट जो रहता है वो एम्ब्रियोजेनेसिस से एम्ब्रियो डेवलपमेंट करता है, जिसमें से उसके कई सारे से डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स बन जाते हैं, स्पोरोफाइटिक सेल बन जाते हैं। जो कुछ स्पोरोफाइटिक सेल रहते हैं उसमें से क्या करते हैं, मायोसिस के मार्ग चल जाते हैं। मायोसिस मार्ग चल के वो एक हैप्लॉइड स्पोर बना लेते हैं। मायोसिस के मार्ग चल के वो हैप्लॉइड स्पोर बना लेते हैं। और हैप्लॉइड स्पोर जो होते हैं, अगर वो मेगास्पोर हैप्लॉइड बॉडी बनते हैं तो वो फीमेल बनाते हैं, और माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड बॉडी बनते हैं तो वो मेल बॉडी बनाते हैं। मेगास्पोर रहा तो फीमेल, माइक्रोस्पोर रहा तो मेल। ये जो होता है आगे जर्मिनेट होता है। अगर मेगास्पोर जो है वो आगे जर्मिनेट होकर फीमेल गमीटोफाइट बनाएगा, और जो आपका जो माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड बॉडी जो रहेगी वो जर्मिनेट होकर आपका मेल गमीटोफाइट बनाएगा। तो ये जो फेज था जिसमें आप लोग सिर्फ एन एन दिख रहे, मेल गमीटोफाइट, फीमेल गमीटोफाइट, मेल गमीट, फीमेल गमीट, ये जो रहेगा आपका गमीटोफाइटिक फेज रहेगा। ये आपका गमीटोफाइटिक फेज रहेगा, ये हैप्लॉन्टिक फेज रहेगा। तो कि इसमें हैप्लॉइड आपका जो प्लॉइडी है वो हैप्लॉइड आपकी हावी हुई है। लेकिन ये जो फेज है इसमें स्पोर बन रहा है, ये जो है स्पोर बन रहा है, ये जो ये है ना, ये सारे स्पोर है आपके, ये स्पोर बन रहा है, इसलिए इसको अपन स्पोरोफिटिक फेज या डिप्लॉइड फेज कहते हैं या डिप्लॉन्टिक फेज कहते हैं। तो कि यहाँ पे प्लॉइडी अपनी 2n हो जाती है, यानी डिप्लॉइड हो जाती है ना जी। ये इसका हैप्लॉन्टिक फेज और डिप्लॉन्टिक फेज ये रहता है। अब इसमें कैसा होता है समझिए इस बात को, कि अगर समझिए हैप्लॉन्टिक फेज डिप्लॉन्टिक फेज के ऊपर हावी रही तो आप इसके टर्मिनोलॉजीज रहेंगे। कौन अगर फेज एक फेज पे हावी रहा तो उसके अलग अलग टर्म रहेंगे, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये 3 टर्म्स रहेंगे। आप वापस से आपको एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि अपन ने अब तक क्या करा है। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपको टर्मिनोलॉजी समझा सकता हूँ मैं। इसमें क्या हुआ था देखिए कि मेल गमीटोफाइट, फीमेल गमीटोफाइट, कभी भी याद रखिए गमीटोफाइट मेल, गमीटोफाइट फीमेल हैप्लॉइड रहते हैं, जो एक मेल गमीट और फीमेल गमीट रिस्पेक्टिवली बनाते हैं। ये जो होते हैं वो भी हैप्लॉइड ही रहते हैं। जब मेल गमीट फीमेल गमीट के साथ फ्यूज होता है सिंगैमी फर्टिलाइजेशन द्वारा, तो वो आपका डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। डिप्लॉइड जाइगोट एम्ब्रियोजेनेसिस यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट द्वारा फिर आगे और आपके 2n वाले स्पोरोफाइट सेल बनाएगा। स्पोरोफिटिक सेल जो रहेंगे उसमें से एक जो स्पोरोफिटिक सेल रहेंगे, एक प्रकार के जो कुछ स्पोरोफिटिक सेल्स रहेंगे वो आपके मायोसिस के अंदर जाएंगे। वो मायोसिस के अंदर जाके आपका हैप्लॉइड स्पोर n बना लेंगे। अगर वो हैप्लॉइड स्पोर मेगास्पोर रहा तो मेगास्पोर बॉडी से स्पोर बॉडी रही तो फिर वो आपकी फीमेल बनाएगी, फीमेल गमीटोफाइट बनाएगा। और अगर वो माइक्रोस्पोर स्पोर बॉडी रही तो वो मेल गमीटोफाइट बनाएगा जर्मिनेशन के द्वारा। तो जो फेज में अपना जो गैमेटोफाइटिक फेज था उसको अपन हैप्लॉइडिक फेज कहते हैं, और जो स्पोरोफिटिक फेज था 2n के डिप्लॉइड जाइगोट के बाद से लेके तो स्पोरोफिटिक सेल तक, उसको अपन डिप्लॉन्टिक या स्पोरोफिटिक सेल के फेज कहते हैं। अब अपन इसकी टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि अगर कौन सा फेज किसी एक फेज पे हावी रहा तो क्या बात होगी। ठीक है ना जी, चलिए। तो जब गमीटोफाइटिक फेज यानी एन फेज आपके स्पोरोफिटिक फेज पर हावी रहेगी तो उस फेज को अपन हैप्लॉन्टिक फेज कहते हैं, हैप्लॉन्टिक फेज कहते हैं। एग्जांपल अलगी,
जब गमीटोफाइटिक फेज आपके स्पोरोफिटिक फेज पर हावी रहती है उसको अपन हैप्लॉन्टिक फेज कहते हैं। लेकिन जब स्पोरोफिटिक फेज गमीटोफिटिक फेज पे हावी रहती है यानी 2n की फेज के ऊपर हावी रहता है, यानी डिप्लॉन्टिक फेज हैप्लॉन्टिक फेज के ऊपर हावी रहती है, इस फेज को अपन डिप्लॉन्टिक कहते हैं, यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाली फेज। लेकिन जब गमीटोफाइटिक फेज क्या ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, हावी रहना यानी इसका लाइफ साइकिल के अंदर इसकी डोमिनेंस कितनी रहेंगी। मैं आपको इंग्लिश वाले स्टेटमेंट भी पढ़ के बता दूंगा, इसलिए पहले मैंने सादी भाषा में आपको समझाया कि जब दोनों फेजेस जो रहेंगे एक दूसरे के बराबरी में रहेंगे, गमीटोफिटिक फेज स्पोरोफिटिक फेज के बराबरी में रहेगा, उसको अपन ब्रायोफाइट या पित्रिडोफाइटिक फेज अपना उसको अपन हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज कहेंगे। एग्जांपल ब्रायोफाइट एंड पित्रिडोफाइट, यानी when the gametophyte is dominant in life cycle, that is known as a haplontic phase. If the sporophyte is dominant in the plant life cycle, it is known as diplontic phase. When the gametophyte and sporophyte are having equal duration, it is known as haplodiplontic phase. Example bryophyte and petridophyte. अगला आता है, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स की नाम बता देता हूं। इसकी जो ट्रिक रहेगी वो आपको तब समझेगी जब आप ये पूरा अलगे वाला फैमिली कर लेंगे। हैप्लॉन्टिक के एग्जांपल है क्लाइडोमोनास, कारा, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलबॉक्स। डिप्लॉन्टिक के एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, डायटम्स आपके प्रोटिस्टा वाले, ब्राउन एल्गी और डिप्लॉन्टिक। कमेंट सेक्शन में बताइएगा डायटम्स किस में आते हैं, ठीक है ना जी, क्राइसोफाइट्स या डिनोफ्लैजिलेट्स में। हैप्लोडिप्लॉन्टिक यानी ब्रायोफाइट, स्केल्प, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, पित्रिडोफाइट और पॉलिसिफोनिया और यूलोथ्रिक्स, क्लैडोपोरा। ये अपन ने एग्जांपल देख लिए। इसकी जो ट्रिक है ये मैं आपको अलगी का पार्ट होने के बाद बताऊंगा, क्योंकि आपको ये अलगी होने के बाद आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो सकता है। क्योंकि अपन जब तक अलगी वाले पार्ट करेंगे नहीं तब तक आपको विजुअलाइज करने में थोड़ी सी दिक्कत आएंगी। जो आपके 12th वाले हैं या जो रिपीटर बैच के लोग अगर ये लेक्चर देख रहे हैं उनको ये विजुअलाइज होने में थोड़ी मदद हो सकती है पहले नजर में ही। लेकिन जो 11th के बच्चे नहीं देख रहे हैं उन लोगों को विजुअलाइज होने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए अपन अलगी वाले पार्ट में इसको होने के बाद इसके एग्जाम्पल्स की ट्रिक देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले स्लाइड की तरफ, दैट इज द प्लांट बॉडी किसकी कैसी रहेगी उसके ऊपर देखते हैं। प्लांट बॉडी और फोटोसिंथेटिक बॉडी, ठीक है ना जी। चलिए मेन प्लांट बॉडी की बात करें, अलगी के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी रहेगी, अलगी के अंदर वो गमेटोफाइटिक रहेगी, ब्रायोफाइट के अंदर भी गमेटोफाइटिक रहेगी। लेकिन पित्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी में जो प्लेन प्लांट बॉडी रहेगी वो स्पोरोफिटिक रहेगी। बहुत ही क्लियर वाली बात है कि पहले दो जो रहेंगे अलगी ब्रायोफाइट उसमें गैमेटोफाइट रहेंगे, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी रहेगी, लेकिन जो आखिरी तीन रहेंगे उनमें स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी रहेंगी। फिर उसके बाद अगला आता है एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये कि अलगी पूरी अलगी के अंदर आपका गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी रहती है, लेकिन जो फकस रहता है उसके अंदर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी रहती है, यानी फकस डिप्लॉन्टिक रहता है, और एक्टोकार्पस जो रहता है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक रहता है। एक्टोकार्पस जो रहता है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक रहता है। फोटोसिंथेटिक बॉडी की बात करें, फोटोसिंथेटिक बॉडी में थोड़ा सा एक वेरिएशन है, ठीक है ना जी। उसमें क्या है कि जो फोटोसिंथेटिक बॉडी है अलगी की वो तो आपकी गैमेटोफिटिक है, अलगी की फोटोसिंथेटिक बॉडी तो गैमेटोफिटिक है, जिम्नोस्पर्म की फोटोसिंथेटिक बॉडी स्पोरोफिटिक है, एंजियोस्पर्म की फोटोसिंथेटिक बॉडी भी स्पोरोफिटिक है। बस जो वेरिएशन है वो ब्रायोफाइट और पित्रिडोफाइट में है। ब्रायोफाइट पित्रिडोफाइट में दोनों के अंदर गैमेटोफाइट प्लस स्पोरोफाइट पाया जाता है। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों में पाए जाने वाले दो ग्रुप है अपने ब्रायोफाइट और पित्रिडोफाइट। लेकिन फर्क कैसा है, ब्रायोफाइट जो है थोड़ा सा जूना आदमी है, उसके अंदर का जो स्पोरोफाइट है वो उसके गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है फोटोसिंथेसिस के हेतु। गैमेटोफाइट जो है वो उस गैमेटोफाइट के निर्भर करने वाला स्पोरोफाइट आपके ब्रायोफाइट में पाया जाता है। लेकिन गैमेटोफाइट से इंडिपेंडेंट रहने वाला स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों पाए जाएंगे लेकिन दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, वह आपके पित्रिडोफाइट है। ब्रायोफाइट कैसे आपके दादाजी के जमाने के लोग हैं कि जहाँ पे जो बीवी रहती है वो पति की कमाई पे डिपेंड करती है, लेकिन पित्रिडोफाइट जो है आजकल के हस्बैंड वाइफ है, जो पति अपना खुद का कमाएगा, पत्नी अपनी खुद की कमाएगी। ये होते हैं पित्रिडोफाइट, ठीक है ना जी। रूट स्टेम्स और लीव्स की बात करते हैं, रूट स्टेम्स एंड लीव्स की बात करते हैं तो अलगी में रूट स्टेम लीव्स एब्सेंट रहते हैं। ब्रायोफाइट में फॉल्स रूट, फॉल्स लीव, फॉल्स स्टेम रहती है, इसलिए उसको अपन उसको थैलस कहते हैं, नहीं उसको थैलस, सॉरी उसको अपन कुछ नहीं कहते, उसको अपन फॉल्स लीव, फॉल्स रूट, फॉल्स स्टेम कह सकते हैं। उसमें
थैलस एल्गी में आता है। थैलस को अपन क्यों कहते हैं, क्योंकि थैलस में एब्सेंस रहती है रूट स्टेम लीव की, इसलिए अपन एल्गी को थैलस कहते हैं, ठीक है ना। पेट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो होते हैं उसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स होती है। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू रीट, सॉरी, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव, ब्रायोफाइट, सॉरी, पेट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में। और आपके जो ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स के अंदर आपके रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। और अलगी में रूट स्टेम लीफ की एब्सेंस होने के कारण अपन उसको थैलस कहते हैं। अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूं, तो फर्टिलाइजेशन का कैसा चक्कर है देखिए। अलगी, ब्रायोफाइट, पित्रिडोफाइट को पानी लगता है। अलगी, ब्रायोफाइट, पित्रिडोफाइट को पानी लगता है। एक बेसिक लॉजिक आने वाले क्लास 11 12 के लिए अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब अपने को पानी का मीडियम आ जाता है, एक लिक्विड मीडियम आ जाता है, तो उसमें मेल गैमेट जो रहते हैं वो मोटाइल और छोटे रहते हैं इन कंपैरिजन टू द फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट बड़े और नॉन मोटाइल रहते हैं, है ना जी। तो दस दे हैव अ मोटाइल गैमेट्स एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, ठीक है ना जी। इनमें कैसा रहता है, इसमें मोस्टली अलगी में, ब्रायोफाइट, पित्रिडोफाइट का तो नहीं, पर अलगी में क्या रहता है, जो फीमेल गैमेट रहती है वो नॉन मोटाइल और बड़ी रहती है, और मेल गैमेट जो होते हैं वो मोटाइल रहते हैं। जस्ट लाइक ओवम एंड स्पर्म। ओवम इज नॉट कंप्लीटली नॉन मोटाइल, ओवम को भी ट्रैवल करके ही आना पड़ता है। जब वो उसका वो इस्थेमिक, एम्पिलरी इस्थेमिक जंक्शन में वो फर्टिलाइजेशन करता है, वो भी एक्चुअली ट्रैवल करके ही आता है। वो नॉन मोटिलिटी की बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपना जो स्पर्म है वो तो मोटाइल है ना, उसको भी ऐसी टेल वेल सब रहती है, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला रहता है इनमें भी मोटिलिटी के लिए। मैं सिर्फ एक बेसिक एक एग्जांपल फ्रेम कर रहा हूँ, नॉट कि एकदम ऐसा एग्जैक्ट एग्जांपल उसका रहेगा, ठीक है ना जी। तो अलगे, ब्रायोफाइट, पित्रिडोफाइट जो है उनको वाटर लगता है फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को वाटर नहीं लगता है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए इनके गैमेट जो रहते हैं वो आपके नॉन मोटाइल रहते हैं, इसलिए इनके गैमेट जो रहते हैं वो नॉन मोटाइल रहते हैं और इनमें फ्लैजेला की एब्सेंस रहती है। चैप्टर प्लांट रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में अपन देख सकते हैं कि जो अपने जो मेल एंड फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल है, इसलिए उसको आपके एजेंट्स लगते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट, जैसे कि इंसेक्ट, विंड, आपका वाटर, ये सब लगता है, ठीक है ना जी। लेकिन जो अलगे, ब्रायोफाइट, पित्रिडोफाइट रहते हैं उनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी लगता है। आगे बढ़ते हैं अपन अगले पार्ट के ऊपर, फर्स्ट टाइमर्स के ऊपर। तो एम्ब्रियो जो था वो फर्स्ट टाइम आपका ब्रायोफाइट में देखा गया था। वेस्कुलेचर जो थी वो सबसे पहले पित्रिडोफाइट में देखी गई थी। सीड फॉर्मेशन जो वो आपकी जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले देखे गए थे। फ्रूट फॉर्मेशन आपके एंजियोस्पर्म में सबसे पहले देखे गए थे, ये सब, ठीक है ना जी। ब्रायोफाइट में सबसे पहले क्या आया था, एम्ब्रियो। वेस्कुलेचर किस में आया था, पित्रिडोफाइट में। सीड फॉर्मेशन जिम्नो, फ्रूट फॉर्मेशन एंजियो। जिम्नो एंजियो का सबको याद रह जाता है। एम्ब्रियोफाइट कभी भी याद रखना, सबसे पहले एम्ब्रियो जो था आपका वो आपके ब्रायोफाइट में आया था, वेस्कुलेचर पित्रिडोफाइट में आया था। ये से किसको याद रख सकते हैं, पित्रिडोफाइट को पीवीआर थिएटर, पीवीआर एक बहुत बड़ी फेमस चेन थिएटर की, तो पीवी याद रख सकते हैं या पीवी से याद रख सकते हैं आप, है ना, कि पी यानी पित्रिडोफाइट और वी यानी वेस्कुलेचर, और बीई, बी पीवी यानी एक पिताजी अपनी बेटी को कह रहा है। अपन इसको एक ट्रिक बनाते हैं कि भैया एक पिताजी है, एक पिताजी जो है बैडमिंटन का प्लेयर है, और उसकी जो बेटी है, उसकी ये जो बेटी है, उसकी वो बेटी को बोल रहा है कि बी लाइक पीवी सिंधु, ठीक है ना जी, बी पीवी, है ना। पीवी सिंधु बैडमिंटन की है ना, नहीं, मैं अगर चूक रहा हूँ तो मेरे को बाद में प्लीज करेक्ट करना, शायद मैं चूक रहा हूँ शायद, हाँ। तो वो स्पोर्ट्समैन, बैडमिंटन क्यों बोल रहा हूँ मैं, स्पोर्ट्समैन ही बोल देता हूँ मैं, अगर चूक रहा हूँ तो पता नहीं, हाँ। तो बी लाइक पीवी यानी बीई से याद रखना कि सबसे पहले बीई यानी पहले ब्रायोफाइट में एम्ब्रियो आया था, और पित्रिडोफाइट में आपका वेस्कुलेचर आया था, और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको याद रह जाता है ना। सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो आपका अलगी के अंदर एंथेरिडियम और ऊगोनियम कहते हैं। एंथेरिडियम मेल को, ऊगोनियम फीमेल को। ब्रायोफाइट में एंथेरिडियम मेल को, आर्चिगोनियम फीमेल को। पेट्रिडोफाइट में एंथेरिडियम मेल को, आर्चिगोनियम फीमेल को। एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन मेल को, आर्चिगोनियम फीमेल को। और आपके जिम्नोस्पर्म में एंड्रोशियम मेल को, गाइनोशियम फीमेल को। इस तरह से अपन ने बेसिक टर्मिनोलॉजीज प्लांट किंगडम की, जो अपने को बेसिक्स लग रहे थे, जो रिक्विजिट थे अपने को पूरे प्लांट किंगडम के अलग अलग टर्म्स, अपनी जर्नी में जो अपने को अलग अलग टर्म्स अपने को एनकाउंटर करने थे, उसके बारे में अपन ने बेसिक पढ़ लिया था। सबसे जरूरी जो था वो था अल्टरनेशन ऑफ लाइफ का जो कंसेप्ट था, जो अपन ने अभी जस्ट देखा, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक वाला, है ना जी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझा होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में
भले लाइक ना दे वीडियो को, लेकिन कमेंट सेक्शन को प्लीज एक्टिव रखिए। कमेंट सेक्शन में आप आपके होमवर्क के क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, डाउट्स पूछिए, या आपको कुछ नहीं समझ रहा है किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द चैप्टर में, तो आप वो पूछ सकते हैं। बहुत ही डिलाइटेड रहेंगे उनको आंसर करने में, क्योंकि वीडियोस का व्यूज आना अच्छी बात है, लेकिन कमेंट्स आना खुशी में एकदम चेरी ऑन द केक बात हो जाएगी, है ना जी। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके साथ साथ नोट्स बनाइए, और अपना अगर आपके समझो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बैकलॉग अभी भी है तो उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको खत्म कीजिए, है ना जी। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर।